नमस्कार, डीटी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र। आज हम चर्चा कर रहे हैं अवैध खनन की। हालांकि ये चर्चा इससे पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और मुकेश जी हैं समाजवादी पार्टी को किसी तरह सेव करने के लिए, और संजय जी हैं, इन्होंने बहुत लिखा है अवैध खनन पर। इनके यहाँ करके भी पिटाई खनन मंत्री के यहाँ हो गई, बता रहे थे अभी। तो ये सारी चर्चा हो, लेकिन पहले कहावत थी कि रेत से तेल नहीं निकलता है। ये कहावत हमें लग रहा पुरानी हो चुकी है। रेत से ही सरकार तेल निकाल रही है और अपने लोगों को उपकृत करने के लिए रेत का ही उपयोग हो रहा है। और वर्तमान मंत्री पर यह आरोप है कि वो बड़ी कुशलता से काम कर रहे हैं। सरकार अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो लोग सोच रहे थे कि शायद इन मंत्री का कुछ खरोच लगेगी, लेकिन उन लोगों की खरोच लगी जिन्होंने इनकी शिकायत की थी। तो ये खेल इसी तरह सरकार के साथ चल रहा। सरकार सिंडिकेट ऑफिशियल सिस्टम पूरा जो है एक साथ सिंडिकेट बना के अरबों रुपए की खनिज का से मालामाल हो रहे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही है कि अवैध कारोबार पर रोक लग क्यों नहीं पा रही है? विपक्ष भी चाहता है, सरकार भी कहती है कि हम रोक लगाना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि देश और प्रदेश की राजनीति पर जी, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जी, खनन और शराब हावी हो गए हैं, राजनीतिक दिशा तय करने की स्थिति में आ गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सिस्टम के लिए। और खनन का परिणाम तो धीरे धीरे, शराब का परिणाम तत्काल आने लगा है। जी, सबसे पहले यदि सरकार का इकबाल हो, संकल्प शुद्ध हो, तो मैं नहीं समझता कि सरकार इसको रोक नहीं लगा सकती। और रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। और अगर रोक नहीं लगाई तो जहां धरती की और नदियों की छाती छलनी हो रही है और प्रदेश को अरबों रुपए की राजकोष पर चपत लग रही है, और इसके बाद भी सरकार का मौन चिंता का विषय है। बिल्कुल, सरकार का मौन चिंता का विषय। सरकार होती ही इसलिए है कि जनता के लिए चुनी जाए और जनता के लिए काम करे। चलिए, अच्छा है। क्या दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सुरेंद्र राजपूत जी सरकार इसको रोकना चाहती है और रुक नहीं पा रहा है, ऐसा माना जाए? रामेन जी, दृढ़ इच्छा शक्ति जो आपने इस्तेमाल कर दिया, तो आपने कहा कि द्वापर में कृष्ण ने कहा था जी कि कलयुग में मैं ध्यान मात्र से प्राणी को उपलब्ध हो जाऊंगा। तो ध्यान जो है शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दृढ़ इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर उधर ध्यान एक बड़ा पुराना सा वो था कि कर रिहाई की कोई आसान सूरत, छूट जा, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? सरकार में न तो दृढ़ इच्छा शक्ति है और न ही दृढ़ इच्छा शक्ति को जो लागू करने वाले लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि ये लोग दृढ़ इच्छा शक्ति पर है। जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही अभी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में या मंत्रिमंडल के बदलाव में इस तरीके की बात हुई थी। हम लोगों ने भी कहा था अगर टीपू को सुल्तान बनना है तो उन्हें इस तरीके के सिपह सालारों को हटाना पड़ेगा। आपके साथ भी चर्चा में हम लोगों ने कही थी ये बात। लेकिन आखिरी में वही बात आई कि हैदर अली की तलवार चली, हैदर अली के सिपह सालार रहे, और हैदर अली के जो सिपह सालार जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। आज की डेट में इस सरकार की स्थिति ये हो रही है कि पिछली बार सरकार में इरादे हैं लोहा और नाम मुलायम है, उदय प्रताप सिंह जी का गाना, और कल इस जो है अखिलेश जी के ऊपर इस तरीके से पोस्टर बॉय, गाने पर, बजाने पर तो सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन न भ्रष्टाचार पर सरकार ध्यान दे रही है, न खनन के भ्रष्टाचार पर सरकार ध्यान दे रही है, न कानून व्यवस्था पर सरकार ध्यान दे रही है। सीतापुर में सर मिलते हैं, लखनऊ में धड़ मिलते हैं। जिस प्रकार की जो स्थितियां सरकार के सामने आ रही है, यहां पर कानून का शासन न होकर के कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेषों का जो शासन हो रहा है, और व्यक्तियों में भी एक नहीं रामेन जी, अनेक ग्रुपों का, अनेक व्यक्तियों का, मध्य मार्गी प्रशासन में और उत्तर मार्गी प्रशासन में और उच्च प्रशासन में कुछ और लोगों के अपने अपने निहित हैं। गायत्री प्रसाद जी जैसे, जो आपने खनन की बात करी है, गायत्री प्रसाद जी जैसे आदमी के आप पास में खनन मंत्रालय है। इससे पहले बाबू सिंह कुशवाहा जी के पास में मंत्रालय था। बाबू सिंह कुशवाहा कहां है सबको मालूम है, और सारे दलों में हो लिए, लक्ष्मीकांत जी के दल में भी रह लिए वो कुछ दिन के लिए। अब जो है वो उनकी जगह जेल में है और सत्ताधारी दल में उनकी पत्नी है। आज की डेट में मैं बताऊं, यही हाल स्पष्ट रूप से जानिए जिस तरीके से खनन का कारोबार चल रहा है।
जो भी इसको हेड करेगा, गरीबों की हाय लगेगी। 17 जातियों को दलितों में शामिल करने की बात कर रही है। एक सेकंड बात कर रही है सरकार, लेकिन अगर उन्हीं 17 जातियों को एक खनन के पट्टे दे दें ईमानदारी से, तो मेरे ख्याल से उनको दलितों में शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मुकेश जी, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं इन मुद्दों को लेकर के और चाहते हैं कि इस तरीके की स्थितियां ना आए। फिर ऐसे हालात क्यों हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री चाहते हैं लेकिन हो वही रहा जो नहीं होना चाहिए? देखिए रामेन जी, अवैध खनन जो है वो पूरे देश में गंभीर समस्या है। हम इस बात से कभी नहीं नकारते बिल्कुल कि अवैध खनन जो है वो एक गंभीर समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस पे संजीदे हैं और समय समय पर जो भी दिशा निर्देश है वो प्रशासन को देते रहते हैं, खनिज डिपार्टमेंट को देते रहते हैं। हाल में भी उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं कि इस पर किया जाए। सोनभद्र में भी एक अधिकारी को सस्पेंड किया था। लेकिन मुझसे पहले दोनों बड़े राष्ट्रीय दल के बड़े नेतागण लोग हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं जी। इन लोग को आरोप आप किसी पे भी लगा सकते हैं। आप सरकार पे सीधे आरोप लगा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा दे रहे हैं। न भारतीय जनता पार्टी को ये भूलना चाहिए कि कर्नाटक में क्या होता था रेड्डी बंधुओं में, न जयराम रमेश जी के टाइम में उड़ीसा में क्या होता था वो भी नहीं भूलना चाहिए था। वेदांता जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ने सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया था। हम उत्तर प्रदेश में आरोप लगाते समय हमें कर्नाटक, उड़ीसा और गोवा, जहां सबसे ज्यादा बड़े व्यापक पैमाने पे आयरन ओर की इलीगल माइनिंग होती है, हमें उन चीजों को आप देश के बड़े व्यापक रूप में देखिए कि इलीगल माइनिंग क्या केवल उत्तर प्रदेश में एक समस्या है या कर्नाटक में भी समस्या है, गोवा में भी समस्या है, उड़ीसा में भी समस्या है। तो आप समस्याओं को बात करते समय आप देश के व्यापक रूप में चर्चा करिए, तो मेरे ख्याल से और इसके गंभीर परिणाम होंगे। बिल्कुल, जब हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो समाजवादी पार्टी हमको देश के दूसरे भागों में ले जाएगी। संजय जी, आप लगातार लिख रहे हो, अनवरत लिख रहे हो और आपने बताया कि आपके हाकर की पिटाई हो गई। हालांकि अच्छा है कि आप तक उनके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। क्या स्थितियां हैं, क्यों यह अवैध कारोबार रुक नहीं रहा? रावीन जी, देखिए, बड़ी विडंबना है। सरकार एक तरफ ये बात का बयान करती है कि उनके युवा मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे और शायद उनके मन में होगा भी अच्छा काम करने के लिए, लेकिन मुझे राजनीति का फलसफा एक समझ में नहीं आता। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जो मामूली प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करता है, रातों रात मंत्री बनने के बाद और खासतौर से खनन मंत्री बनने के बाद हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन जाता है जी। जो व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत करता है उसके पास आरोपों के अंबार कैसे लग जाते हैं। एक आईपीएस अफसर अपने परिवार की जान बचाने की गुहार क्यों कर रहा है? क्या कसूर इतना है कि उसने खनन मंत्री के खिलाफ आवाज उठा दी थी? क्या इस प्रदेश में अब यह लागू हो जाएगा कि जो खनन मंत्री के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वही हश्र हो जाएगा? मेरे हॉकर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अखबार बांट रहा था जिस अखबार में खनन मंत्री के खिलाफ खबर छपी थी। तो क्या इस लोकतंत्र में खबर लिखने का भी राइट किसी को नहीं रह जाएगा? क्या आप इस प्रदेश में ये तय कर देंगे खनन मंत्री के खिलाफ जो बोलेगा, जो लिखेगा वो इस प्रदेश में नहीं रहेगा? लोकतंत्र में तो नहीं, समाजवाद में हो सकता दिक्कत है। हाँ, रामेन जी, बड़ा दुख का विषय है कि मुझे लगता है कि मैं मुकेश जी की कुछ बातों से सहमत हूँ। ये बात जन चर्चा का विषय है, पार्टी के अंदर चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि खनन मंत्री मंत्रिमंडल में रहें। परिवार में जो भी बातें हो वो आम लोगों के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति के दबाव की वजह से खनन मंत्री गायत्री प्रजापति जैसे लोग उनके मंत्रिमंडल में हैं, तो दाग परिवार के किसी व्यक्ति पर नहीं लग रहा, दाग उनके ऊपर लग रहा है। सरकार उनकी है, इकबाल उनका है, उनका राजनीतिक कैरियर लंबा है, आरोप उनको झेलने पड़ेंगे, बदनामी उनको सहनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में खनन को लेकर अब तक 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। सोनभद्र में किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो खनन के खिलाफ आरोप लगा सके। जिला खनिज अधिकारी है, पिछले 4 वर्षों से वहां तैनात है। आपको जानकर हैरानी होगी, वहां के डीएम 3 डीएम उसको हटाने के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन जिला खनन अधिकारी उन जिला अधिकारियों को ही हटवा देता है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? और सबसे गंभीर बात यह है, मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा, पूरी सरकार कह रही है कि गोमती नदी साफ होनी चाहिए, गोमती नदी का अभियान होना चाहिए। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क के ठीक पीछे हिम्मत देखिए इन खनन माफियाओं की, रातों रात में 300-400 ट्रैक्टर लगा के खनन का काम शुरू करा दिया गया। कई दिन खनन चलता रहा, मैंने खबर छापी, हंगामा हुआ, जिलाधिकारी ने कमेटी बनाई, कमेटी ने पाया हाँ आप लखनऊ में राजधानी में जनेश्वर मिश्रा पार्क जो आपकी सरकार का आइडियोलॉजी वाला पार्क है, उसके पीछे गोमती नदी तक को आप नहीं छोड़ने हैं। बिल्कुल, इससे अंदाजा तो लगता है कि कितना स्वतंत्र हैं लोग, इनको कोई डर या दबाव जैसी स्थितियां नहीं हैं किसी माफिया पर।
सत्ता पक्ष के नेताओं का क्या बड़ा कमाई का जरिया, हालांकि पहले आप मुकेश जी की बात का जवाब दे लीजिए, फिर हम सवाल करेंगे। मुकेश जी कह रहे थे कि देश में तमाम हिस्सों में खनन हो रहा है, उत्तर प्रदेश चर्चा से बाहर जाना चाह रहे हैं। मुकेश जी, मेरा इस संबंध में ये मत है जी, तुलना हमेशा अच्छे से करनी चाहिए। बिल्कुल, खराब से तुलना करके और अपने को अच्छा बताना शायद ये राजनीति की दृष्टि से भी प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है। जी जी, समाजवादी पार्टी की परंपरा हो गई है, जैसे कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ अत्याचार में कहते थे कि मध्य प्रदेश में ज्यादा है, फला प्रदेश में ज्यादा है, और आखिर वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। अब राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े में उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर आ गया। अब किससे तुलना करेंगे? मेरा कहना है कि हमारे यहाँ यदि कोई कमी है तो उसको कैसे सुधारा जाए, स्वस्थ चर्चा के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, ना कि इधर उधर करने की बात करनी चाहिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सोनभद्र में 27,198 करोड़ का राजस्व आज मिल रहा है। यदि अवैध खनन रोक दें, लगभग 800 खदानें अनियमित चल रही हैं, तो 1,35,990 करोड़ का वो मिलेगा इनको। और परिस्थिति ये है कि इन 800 अवैध खदानों को चलाने में, जिसका चर्चा की हमारे संजय जी ने, रामेश्वर यादव नाम का खनन अधिकारी है, 7-8 साल से है, 3 जिलाधिकारियों को हटवा चुका है, लेकिन रामेश्वर यादव वही का वही बना हुआ है। बार बार माननीय मुलायम सिंह जी भी कभी कभी दिखाने के लिए कहते हैं कि भाई ये खनन रुकना चाहिए जी, लेकिन परिस्थिति ये है कि ज्यों-ज्यों दवा की त्यों तो मर्ज बढ़ता चला गया। और खनन में कानूनों का किस तरीके से उल्लंघन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन हो रहा है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हो रहा है, पर्यावरण अधिनियम 1986 का उल्लंघन हो रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उल्लंघन हो रहा है, श्रम कानून, स्वास्थ्य संबंधी कानून और परिवहन संबंधी कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। पूरी स्वेच्छाचारिता अगर मैं कहूं तो शायद उत्तर प्रदेश के भीतर एक अलग बफर स्टेट बनी हुई है, जो उसको खनन माफिया चला रहे हैं, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल, ये अध्यक्ष जी तमाम आंकड़े लेकर के, हमको लगता है सरकार के पास ये आंकड़े हैं, नहीं तो रुक जाती चीजें। सरकार को ये आंकड़े मैंने भेज दिए थे 29/10 को सरकार को नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में दिया, मुख्य सचिव जी के कार्यालय में दिया, खनन के सचिव कार्यालय में दिया, वन पर्यावरण सचिव कार्यालय में दिया, परिवहन में, सब में दिया। हमारा अध्यक्ष जी केवल इतना कहना कि अगर सरकार के पास ये आंकड़े होते तो इतने नियमों को उल्लंघन कैसे होने देती। जिन नदियों किनारे अवैध कारोबार चल रहा है उसमें सत्ता का कितना गठजोड़ देख पा रहे हो सुरेंद्र जी? रामेन भाई, एक बात बड़ी स्पष्ट बता दें जी कि सत्ता के सहयोग के बिना कोई शख्स जो है, कोई परिंदा भी इस प्रदेश में पर नहीं मार सकता जी। बड़ी स्पष्ट बात है, नदियों के किनारे हो, खेतों में खनन हो, नदियों के रिवर बेड में खनन हो, या कहीं पर भी खनन हो। अभी अध्यक्ष जी से मैं वो इन्होंने मुझे दिखाई थी, कुछ तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरें खुल नहीं पा रही हैं। उन तस्वीरों में अगर आप देखें कि टावरों के नीचे तक खोद डाला गया है, अगर एक बेलचा और चलाया तो वो टावर नीचे गिर जाएगा। आप इस स्थिति को देखिए कि उत्तर प्रदेश में इन खनन माफियाओं ने कहीं ना कहीं एक अराजकता की स्थिति पैदा कर दी, और इसमें अगर सरकारी सहयोग और संरक्षण नहीं है तो इनकी बिल्कुल भी हैसियत नहीं। अपराधी का जो मन होता है, दिल होता है, वो चूहे से भी बदतर होता है। अगर इसको पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का सहयोग न मिले तो ये घर से बाहर नहीं निकल सकते ये सारे अपराधी। यहां पर महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण तो सरकार की फिर वहीं आ जाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति। लेकिन 1.5 दशक में सुरेंद्र जी जो हमारे पास आंकड़े हैं, बड़े लोग उनमें विधायक तक शामिल हैं जिनकी अपराधियों ने हत्या कर दी। हाँ, तो इसमें मैं आपको बताऊं, जो विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जैसे जब विधायक इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कभी नक्सलाइट कह दिया जाता है और कभी उनको किसी और तरीके से कह दिया जाता है। संजय सुनीलम है, मध्य प्रदेश में एमएलए हैं, मैं आपको बताऊं, नाम लेकर के कह रहा हूं, उस शख्स को घोषित अपराधी सरकार ने घोषित कर दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषित कर दिया कि साहब इसका नक्सलाइट से संबंध है। क्यों? क्योंकि वो गरीबों की जमीन जो सामंतवादियों ने अपने कब्जे में कर रखी थी उसको छुड़ाने का अभियान कर रहा था।
वो शख्स। बिल्कुल। तो यहां पर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये जो कॉर्पोरेट घराने हैं, कॉर्पोरेट अब ये जो आपकी खनन की जो माफियागिरी है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ चली गई है। आज की डेट में एज ए सीईओ काम कर रहे हैं मिस्टर गायत्री प्रजापति, या किसी और क्या नाम, जैसे मुकेश जी ने कहा, खाली एक जगह की बात नहीं, पूरे देश की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब की बात में बहुत बढ़िया कहा कि अच्छी बातों से हम लोग वो करें, चाहे बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स हो, चाहे कहीं वेदांता के हों, अगर वहां गलत हो रहा है तो वहां पर भी उतनी ही गंभीर तरीके से आवाज उठानी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, हमारी जान की भी सुरक्षा होनी चाहिए और हमारे खनिज और खनन की भी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। बिल्कुल, सीताहरण की हम बार बार ये नहीं कह सकते कि आज भी सीताहरण हो तो अच्छा है। आदर्श जी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर आप कैमरा पर्सन हमारे जूम कर सकते हो तो जूम करके जरूर दिखाएं कि हालात क्या है सोनभद्र में। फिर हम मुकेश जी के पास चलते हैं। चबूतरे पे टावर है, चबूतरे पर। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, सत्ता के जिन करीबी लोगों पर उंगलियां उठी, जी अध्यक्ष जी आपके हमें लग रहा है विजुअल कैमरे पर दिख रहे हैं, आप दिखाइए, मोबाइल दिखाइए प्लीज। ये हट गए हैं। हाँ, ये हालात है कि टावर किसी तरीके से अटके हुए हैं। अगर एक भी और खदान की स्थितियां बनी तो ये टावर नीचे आ जाएंगे। हो सकता है 10 दिन 15 दिन लोग अंधेरे में गुजारे। बड़ी लाइनें हैं जो 33-33 हजार केवीए की लाइनें। बिल्कुल, ये हालात है। ये सरकार अगर चाहे तो देख सकती है, हालांकि हमें लगता नहीं कि देखना चाहती। मुकेश जी, जिन सत्ता के करीबी लोगों पर उंगलियां उठ रही, क्या सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। जब हमने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था, हम तुलना कभी नहीं कर रहे थे। हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी संजीदे हैं, नियम कानून के पे दिशा निर्देश, और लोगों ने भी कहा कि इस पर मुख्यमंत्री जी कठोर हैं। बिल्कुल कठोर हैं और उनके नियम कानून पर उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं। मैं तो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षण करा रहा था कि जब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। अभी सुरेंद्र राजपूत जी आदरणीय अध्यक्ष जी की मदद कर रहे थे फोटोग्राफ दिखाने में, तो इन्हें ये लोग ये भूल जाते हैं कि पूरा कोलगेट स्कैम इलीगल माइनिंग पर है। कांग्रेस 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा था कि हम 1 लाख मेगावाट बिजली की व्यवस्था करेंगे, पूरा कोलगेट स्कैम जो है उसी इलीगल माइनिंग पर टिका हुआ है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पैर खुद उस दलदल में धंसे हुए हैं, चाहे आप कर्नाटक का प्रकरण हो, चाहे वो कोलगेट स्कैम हो। तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, हम उसमें निरंतर सुधार करते हैं। इलीगल माइनिंग सरकार नहीं कराती है। सरकार ई टेंडरिंग प्रोसेस लागू कर दी है, जिले में कमेटी बना दिया, कमेटी के मेंबर हैं, डीएम उसका अध्यक्ष होता है। हम पारदर्शी तरीके से करते हैं। इलीगल माइनिंग अनसोशल एलिमेंट्स हैं जो करते हैं, जिस पर जब सरकार के संज्ञान में आता है तो सरकार उसमें सख्त कदम लेती है और जो भी कार्रवाई करना होता है करती है। मैं रामेन जी, मैं एक बात बताऊं, जितनी बातें मुकेश जी ने कही, स्वतंत्र पत्रकार हैं संजय शर्मा जी, हम ना हमारे हैं ना इनके हैं, सारी बातें संजय जी जो कह देंगे वो मान लेंगे। सुरेंद्र जी, मुकेश जी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। सरकार का पक्ष रखने में ऐसी स्थिति तो ना लाएं नहीं कि देखती आंखों मक्खी निकलने लगे। नहीं, पूरे कोलगेट स्कैम में आप सहयोगी किस पार्टी के थे? नहीं, आपने 2003 में करने वाली सरकार के आप समर्थक थे, समाजवादी पार्टी। आपने जो बात कही कि अपनी तरफ आती है, आपने अपनी तरफ उंगली घुमा ली। नहीं, आप उठा रहे होंगे। मैं छोटी सी बात कह दूं रामेन भाई, ये सिंडिकेट चल सकता है। मुकेश जी अपनी सफाई दे रहे हैं, विपक्ष संजय जी, लेकिन हम आपसे इसलिए जानना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता में हो, क्या बिना सत्ता के ये सिंडिकेट जो गठजोड़ है ये चल सकता है? नहीं संजय जी, आप भी बताइए, क्या उमा भारती जी पे आरोप नहीं लगे थे रेड्डी बंधुओं से संबंधित? रावीन जी, जो आपने कहा बात को, सत्ता के सिंडिकेट चलना दिनों की तो बात छोड़ दीजिए, मिनटों में भी नहीं चल सकता। और उत्तर प्रदेश में तो एक नया प्रयोग हो रहा है, खनन के लोग यहाँ के रेट कम दे रहे हैं तो पंजाब और दूसरे राज्यों के लोग भी बुलाए जा रहे हैं, बुला लिए उनको खनन का काम दे दिया जा रहा है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि पैसे के कमाने के लिए? और दूसरी बड़ी गंभीर बात है, सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, बिल्कुल सवाल हमारे संतुलन का है। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप नदियों के किनारे खोद डाल रहे हैं, आप उनके संग इतना खनन कर रहे हैं, नेचर की तबाही का आपको अंदाजा नहीं है। आप पैसे के लिए नेचर के साथ भी खिलवाड़ कर देंगे, आदमियों की हत्याओं कराना शुरू कर देंगे, धमकी दिलाना शुरू कर देंगे। हो क्या रहा है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है रामेन जी, एक कहावत है, बहुत बड़ा दार्शनिक की लाइन है कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, ये न्याय कहाँ दिख रहा है? हम किस स्थिति में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी संजीदा हो रहे हैं अगर वो खनन के कारोबार को, गायत्री को पनपने का मौका दे रहे हैं? आखिर
कि किस हैसियत से हम लोग बात कर पाएंगे कि प्रदेश के एक मंत्री लगातार इस तरह के कारोबार में है। मैं व्यक्ति विशेष पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप ये देखिए खनन मंत्री का बेटा के ऊपर आरोप लगता है कि वो एक लड़की को अपहरण करके 1.5 महीने तक ले गया। उस लड़की का बाप दर दर भटकता रहा, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया, उनके ऊपर प्रॉपर्टी कब्जाने के लेकर लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहे। तो आपकी सरकार का एक मंत्री अगर इतनी गुंडागर्दी कर रहा है तो आप इसको इतनी गुंडागर्दी का लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? सरकार ने जिम्मेदारी पत्रकारों के हिस्से में डाल रखी है। हाँ, और फिर वो पत्रकारों को मेरे हॉकर से कह रहे थे अभी तुम्हारी बारी है, और बाकी लोग जो लिख रहे हैं उनसे भी। चलिए मुकेश जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी से भी बात होती रहे। दुर्गा शक्ति नागपाल के बाद क्या अध्यक्ष जी किसी अधिकारी में साहस बचा है कि इस खनन को रोकने की स्थिति में हो उत्तर प्रदेश में, या ऐसा आपको दिखा है कि कोई रोकता हुआ दिख रहा हो? मैं सैद्धांतिक दृष्टि से तो आपसे सहमत हूं जी, लेकिन जिन 3 जिलाधिकारियों ने सोनभद्र से जिला खनन अधिकारी रामेश्वर यादव के स्थानांतरण के लिए लिखा, कहीं ना कहीं उनके अंदर मन में साहस होगा तभी लिखा। बिल्कुल। और ये जानते हुए लिखा, पूर्व जिलाधिकारी का दृष्टांत उनके सामने था, ये जानते हुए लिखा कि होगा कुछ नहीं, हो सकता शिकार तुम ही बन जाओ, और 3 जिलाधिकारी शिकार हो गए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रात में खनन प्रतिबंधित है, दिन रात चल रहा है, पुल के नीचे खनन प्रतिबंधित है, जल धारा से 3 मीटर दूर का खनन प्रतिबंधित है, जल की धारा को मोड़ने का अधिकार उनको नहीं है, 3 मीटर से अधिक गहरा खनन नहीं हो सकता है, खनन का कार्य गांव के मजदूरों से कराए जाने का प्रावधान, इससे रोजगार का सृजन हो सके हो रहा है। अत्याधुनिक मशीनों से, पोर्कलेन और लिफ्टर से खनन कराया जा रहा, बेरोजगारी का निदान भी नहीं हो रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कानून में संशोधन किया था, खनिज नीति नियमावली 2014 में, और ये कहा था कि जहां से जितना पैसा खनन से आय होगी, आधा पैसा उस क्षेत्र के विकास में खर्च होगा। चलिए, खनन तो अवैध गतिविधि चल रही है, पैसा भी आ रहा है सरकार के पास, सोनभद्र के विकास के लिए क्या खर्च किया है? वहां काम करने वाले मजदूरों पर लेबर कानून लागू नहीं, उनका कोई रजिस्टर नहीं, उनको कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं, उनके परिवार के बच्चों के लिए स्कूल नहीं, शिक्षा विभाग, लेबर विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, खनिज विभाग, सारे विभाग अनदेखी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मौन, धृतराष्ट्र की भूमिका, ये बिल्कुल कभी भी सही नहीं कही जा सकती। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये वीआईपी टैक्स स्टोन क्रशिंग में 3500 रुपए अतिरिक्त वसूला जा रहा, वीआईपी टैक्स सरकार 2700 रुपए नेता अधिकारियों को, 3500 रुपए की व्यवस्था, 2700 रुपए सरकार को, 3500 रुपए वीआईपी टैक्स है। बालू पर 1900 रुपए सरकार को है, और 9000 रुपए अतिरिक्त टैक्स है वीआईपी के नाम पर वसूला जाने वाला। मैंने खनन विभाग के दफ्तर को अचानक मारुति में बैठकर 2 पत्रकारों को लेकर चेक किया जाकर सोनभद्र में, उन्होंने कहा कि हमारे पास 352 लोगों की सूची है, जिसमें नेता से लेकर पत्रकार से लेकर बड़े नेताओं तक 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए महीने तक का चिट्ठा बना हुआ, जो हम इनको अवैध काम ये करने चीजें देते पब्लिश हैं। होनी चाहिए। ये सब चीजें क्यों नहीं पब्लिश होती? और जब मुझे देखने को मिल जाती है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने को नहीं मिल सकती? और मिल जाए तो किसी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई पत्रकार हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कार्रवाई क्यों नहीं? एक नजीर बन जाए कार्रवाई की, तो मैं दावे से कह सकता हूँ खनन अगले दिन रुक जाएगा, ये पोर्कलैंड मशीनें शांत होकर बैरक में वापस हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोनभद्र में डोलो स्टोन के नाम पर 101 पट्टे हैं, और सैंड स्टोन के नाम पर 86, और बालू मोरंग के 13 पट्टे हैं। लेकिन चल लगभग 1000 अवैध खनन चल रहे हैं, और सरकार को ये नहीं कह सकते कि सरकार को सूचनाएं नहीं होंगी। सरकार की भी अपनी मजबूरियां होंगी, और जनता की अपनी मजबूरियां अगला चुनाव आएगी तो देखेगी। सुरेंद्र जी, अधिकारी क्या इसे रोक सकने की स्थिति में आपको लगता है? अध्यक्ष जी ने कहा कि 2-3 लोगों ने हिम्मत जुटाई, लेकिन हम सवाल फिर आपसे कर रहे हैं। देखिए, अधिकारी अगर अभी फतेहपुर में पुल बना हुआ था, किसी डीएम ने गिरवाया, दूसरे दिन फतेहपुर की डीएम वो मैं यहाँ पे बताऊं, वो थी पुष्पा सिंह थी, यहीं पे लखनऊ की अधिकारी, पीसीएस से आईएएस हुई हैं, वो हमारे मित्र की पत्नी है, उनको तीसरे दिन जो वहां से चेंज कर दिया गया था बांदा, और उसके बीच में उन्होंने यमुना के ब्रिज को, खनन माफिया ने यमुना नदी की धार को मोड़ दिया था। यहाँ पर स्थिति यह है कि देखिए, अधिकारियों को अगर अपने अधिकारों का उपयोग करने दिया, प्रयोग करने दिया जाए, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार की गंगा हो, चाहे दर्शन शास्त्र की गंगा हो, और चाहे जो हो कानून व्यवस्था की गंगा हो, ये ऊपर से चलती है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री एक बार संजीदा हो जाएं, मैं एक चीज को मानने के लिए कतई तैयार नहीं, मुकेश बहादुर जी की बात, कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं
अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी करते क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री हमारा या प्रधानमंत्री हमारा निरही प्राणी नहीं हो सकता। एक बात बड़ी क्लियर है, बिल्कुल, मुख्यमंत्री के नीचे सरकार को काम कराने के लिए 542 आईएएस अफसर हैं, सरकार के अंग हैं। वो नियम से, कानून से, भारत संविधान से चलता है, भारत किसी और चीज से नहीं चलता। सरकारों में पार्टियों की सरकारें आती रहती जाती रहती हैं। सरकार जो चलती है धर्म से नहीं, संविधान से चलती है। उस संविधान का पालन करने के लिए अधिकारी वर्ग है। लेकिन इस अधिकारी वर्ग में रामेन जी हो क्या गया है, जब से जातिवादी सरकारें आ गई, क्षेत्रीय दलों की सरकारें आ गई, इन सारे क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने अफसरों को भी जातिवादी बना लिया। अब ये अफसर मायावती का है, ये अफसर भाजपा का है, ये अफसर कांग्रेस के तो खैर कोई रह ही नहीं गए, बड़ी सिंपल सी बात है, और ये अफसर सपा का है। साफ सी बात, हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां पर जब अधिकारी आते, श्री कृष्ण जैसे अधिकारी मायावती जी के समय पे रहते हैं, कुछ ही अधिकारी होते हैं, माननीय सहगल साहब जैसे जो हर जगह पर रहते हैं, वो कहीं कोई वो नहीं, उनकी उपयोगिता अपनी अलग है। लेकिन सारे के सारे अधिकारी कहीं ना कहीं ब्रांडेड अधिकारी हो गए हैं कि ये मायावती जी के अधिकारी हैं, मुलायम सिंह जी के अधिकारी हैं, और काम चाहे किसी का भी हो। मध्य मार्गी प्रशासन में जातिवाद इस तरीके से घनघोर रूप से बैठ गया है। मैं आपसे बताऊं कि आप आईजी को, आईपीएस को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, डीएम को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन असबाबू वही तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, सब इंस्पेक्टर को, सिपाही को, ये सारे का सारा तबादले का काम जिला अध्यक्षों के पास, एमएलए के पास, लोकल नेताओं के पास, और उन्हीं से खनन का काम भी चल रहा है। तो खनन के मामले में अधिकारी अगर अपनी असलियत पे आ जाएं तो काम रुक जाएगा। लेकिन अधिकारी भी कैसे हैं? अधिकारी भी तो जातिवादी तंत्र में एक हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल, माइनिंग इंस्पेक्टर, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम के बिना खनन का काम नहीं चल सकता। अध्यक्ष जी कह रहे हैं माइनिंग इंस्पेक्टर को हटा दीजिए। कैसे हटा देंगे? बिना उसके कैसे काम चलेगा सोनभद्र में? मुकेश जी, दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ जो भी घटना घटी पूरे देश ने देखा, उसके बाद अधिकारियों की समझ में आ गया कि सरकार के निर्देश क्या। देखिए रामेन जी, दुर्गा शक्ति नागपाल का जो प्रकरण था, उस प्रकरण पे डिबेट करेंगे तो डिबेट दूसरे नहीं, हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि सारे अधिकारियों, ऐसा होता है कि कई अधिकारी किन कारणों से सस्पेंड होते हैं, उस पर डिबेट करेंगे। वहां दीवार का मसला, सरकार ने भी पक्ष दिया था, बिल्कुल, तो वो एक अलग इशू था। उस पर अगर जाएंगे तो एक अलग ही वो हो जाएगा। अब अगर दुर्गा शक्ति नागपाल बहुत अच्छी अधिकारी थी, तो उनके हस्बैंड अभी एक अध्यापक को अप डाउन करा रहे थे जो है, तो वो छोड़ दीजिए, उस पर डिबेट नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस फतेहपुर की अभी हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते, मुख्यमंत्री जी का टॉलरेंस लेवल 0 है, उसी फतेहपुर के कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी वहां पर गए थे और उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया था। इलाहाबाद रेंज के कमिश्नर वीके सिंह को उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया था। तो आप ये भी देखिए, ऐसा नहीं है कि जो घटनाएं संज्ञान में आती हैं उन पर एक्शन नहीं होता है। एक्शन होता है हमेशा। 2-3 दिन बाद सस्पेंड किया गया था जिलाधिकारी को, और कमिश्नर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो घटनाएं संज्ञान में आती है उस पर एक्शन नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि सुधार होने में समय लगता है। और जो आप कह रहे थे कि नीचे का तबका जो है, लेखपाल, कानून को, ये निश्चित रूप से ये सिस्टम को इफेक्ट करता है। ऊपर से जब डायरेक्शन सही आते हैं, सख्त निर्देश आते हैं, तो सिस्टम इंप्रूव होगा, उसमें समय लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम नीचे पर्कुलेट होने में समय तो लगता है। और सबसे अच्छी बात यह कि मुख्यमंत्री जी गंभीर है और मुख्यमंत्री जी का टॉलरेंस लेवल 0 है, और वो इस दिशा में काफी प्रयासरत है। रामेन जी, एक सिर्फ लाइन कह दूं कि रास्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की चप्पल में जो कील है, प्रजापति जी जैसे लोग हैं, अगर आप उनको निकाल दोगे तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमें आपको कोई शिकायत नहीं है। आज हम रिसर्च कर रहे थे तो मोस्टली जो पट्टे हैं या तो वो बड़े माफियाओं के हैं या सपा या बसपा के नेताओं के हैं, जो बड़े पट्टे देखे हमने, जो रिसर्च में आया है। संजय जी, अधिकारियों की चर्चा हम करते हुए आप तक आ रहे हैं, क्या केवल नेताओं पर ही आरोप लगाते रहेंगे हम लोग? उन अधिकारियों की बात क्यों नहीं करेंगे जो लगातार इसमें इन्वॉल्व हैं, चीजें कर रहे हैं? उनकी भी चर्चा तो होनी चाहिए। रामेन जी, आपने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया है। और नेताओं पे तो दोष लगाना बड़ा आसान हो जाता है, हम लोग कर ही लेते हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 80 जिलों से ज्यादा के डीएम इन्वॉल्व खुद हो गए हैं। जिलों में डीएम बनने के लिए मार रहती है। जिले में जिलाधिकारी कैसे बने, इसके लिए नेताओं की चरण उठाने को तैयार हो गए आईएएस अफसर, अपनी सारी इज्जत दांव पे लगाए बैठे हैं।
जब जिले की पोस्टिंग मिलती है, उनको मालूम है कि खनन पे अगर उन्होंने एक बार भी रोक लगाने की कोशिश करी तो मिनटों में उनको हटा दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से जिले की कुर्सी मिली है उनको, तमाम तिकड़ों में करके मिली है। तो बेहतर है कि उस सिस्टम में शामिल हो लो, उस सिस्टम से कहीं ज्यादा फायदा मिलता है। खनन के पैसों से कई जिलों के डीएम ने अपनी बेशुमार दौलत इकट्ठी करना शुरू कर दी है। एक घिनौना गठजोड़ बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें नेता भी शामिल हैं, जिसमें अफसर भी शामिल है, और जिसमें सत्ता में जिन लोगों की निगाह रोकने के लिए होनी चाहिए थी वो भी शामिल है। कितना गंभीर बात है, कल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की रिपोर्ट पे सवाल खड़े कर दिए। अब किससे न्याय की बात करेंगे? लोकायुक्त भी अगर इन्वॉल्व होंगे, लोकायुक्त की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट सवाल खड़ेगा। आखिर गायत्री प्रजापति को बचाने के लिए लोकायुक्त सीमा से बाहर जाके क्यों चले गए? ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही बचे हुए हमारे लिए न्याय के लिए, बाकी पूरा सिस्टम एक तरफ हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स इस प्रदेश के लगातार सत्ता के साथ मिलकर इस तरह के अवैध कारोबार को बढ़ावा अब से नहीं सालों से दे रहे हैं, और इसका हश्र कहीं ना कहीं बहुत खराब होगा। एक आपको याद होगा, पिछली रिजीम में इसी पैसे के लालच में एक आईएएस अफसर को गोली मारनी पड़ गई थी। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि अगर वो पैसे के खेल में इतना इन्वॉल्व होंगे तो ये नेता भी उनका उसी तरह इस्तेमाल करेंगे, और ये गठजोड़ किसी दिन इतना नेक्सलाइट के रूप में सामने आएगा। जनता कहीं ना कहीं विद्रोह करेगी, क्योंकि अब वो ऊब चुकी है इस पूरे घिनौने गठबंधन को देखते देखते। बिल्कुल संजय जी, जो हालात बता रहे हैं, ये हो सकता है कि सच्चाई आज न हो, लेकिन ये सच्चाई के आसपास दिखते हैं। अध्यक्ष जी, जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरा विश्व बहुत गंभीर है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे। कोर्ट के निर्देश के बाद ये कह दिया गया कि जितने भी पट्टे हैं वो बिना पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बिना नहीं चलेंगे, लेकिन चूंकि पट्टों की बात ही नहीं हो रही यहाँ तो रहा कि जब सरकार नहीं देख रही, पुलिस नहीं देख रही, अधिकारी नहीं देख रहे हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुँचाएगी। अगली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे, जिसकी हम चर्चा। जनपद सोनभद्र में सोन नदी के किनारे कैमूर वन्य जीव विहार बना है जी। उसमें काले हिरण, कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल की प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए वो बनाया गया। ट्रकों के आवागमन और डायनामाइट के विस्फोट के कारण उन काले हिरणों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी है, और इनके जो अंडे हैं वो रेत में होते हैं, और खनन के कारण उनके अंडे नष्ट हो रहे हैं और उनके अस्तित्व को खतरा पैदा होगा। ये सारे हिरण हो, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं। बिल्कुल पार्ट है। सोनभद्र में सिंगरौली जोन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि विश्व का 9वां सबसे अधिक प्रदूषित स्थान है वो जी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्टोन क्रशर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 400 स्टोन क्रशर वहां काम कर रहे हैं, जिस जगह 400 स्टोन क्रशर, मैं जिस दिन गया था उस दिन तो बंद कर रखे थे उन्होंने। मैं कल्पना करके सिहर गया कि अगर 400 स्टोन क्रशर जिस दिन चलते होंगे, शोर कितना होता होगा, कितना धुआं उड़ता होगा, वहां रहने वाले परिवार और बच्चों को टीबी और श्वास और डिप्थीरिया के अलावा कौन से रोग हम दे रहे हैं। और फिर भी पर्यावरण विभाग का एक इससे बड़े उदाहरण नहीं, जैसे खनन का रामेश्वर यादव डटा हुआ है वहां पर, ऐसे पर्यावरण के अधिकारी कालका सिंह 7 साल से डटे हुए हैं वहां पर, और पर्यावरण जो उनका मुख्य काम है वो देख नहीं रहे हैं, और डायनामाइट लगाकर पूरे पहाड़ दरक रहे हैं। मशीनों से खुदाई की अनुमति नहीं है, नदियां मशीनों से खुदाई हो रही है। परिणाम ये आ रहा है कि जो आसपास के बच्चे नदियों में नहाने चले जाते हैं, गड्ढों में फंस कर उनकी जान जा रही है। साल भर में 50 बच्चों का मरने का औसत है। इसलिए वन और, मैंने तो विभागों की चर्चा में वन और पर्यावरण विभाग की चर्चा की थी, किसी भी नियम का पालन नहीं है। एकमात्र बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन तय कर लें, अगर अगले 24 घंटे में ये सारे के सारे सुधर ना जाए, तो मैं फिर ये विश्वास करने को तैयार हो जाऊंगा कि राजनीतिक सिस्टम खत्म कर देना। चलिए, सरकार को लगता है कि सरकार, ये अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं, जब आप आइएगा उनको देखिएगा, अभी तो सरकार इनको देख रही। प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन से अधिक रेत को पैसे में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस पर काम कर रही। क्यों सुरेश जी? अब एक बड़ा पुराना सा शेर था रामेन जी कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। 3.5 साल इस सरकार को गुजर गए हैं, हम लोगों को चिल्लाते हुए गुजर गए हैं, सरकार ने नहीं सुनी। 1.5 साल बचे हुए हैं सरकार को। मुकेश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर है। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कम से कम अपनी जीरो टॉलरेंस का कहीं ना कहीं उस चीज का वो इंद्रिय ग्राह्य परिवर्तन भी दिखे, प्रकटीकरण करें, और या फिर इस बात को कहें कि नहीं,
मेरे हाथ में सत्ता नहीं, सत्ता किसी और के हाथ में है, केंद्र कहीं और है, और स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आए कि भाई मैं कल्पित नहीं हूं। कल्पित आज की डेट में अगर वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं तो हम तो उन्हीं से ही गुहार लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात, उनका काम है इन गलत लोगों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना। कानून आज की डेट में देखिए स्थितियां ये हैं कि बेरोजगारी के नाम पर लाखों युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, इलाहाबाद से लेकर के सहारनपुर और सहारनपुर से लेकर देवरिया तक, और लाखों नौकरियां इन्हीं जगहों पर रिक्त घूम रही हैं। ठीक है, लेकिन अनिल यादव बीच में बैठे हुए हैं। आप इस चीज को देखिए, अनिल यादव लायबिलिटी है या एसेट है? मुख्यमंत्री जी को इतिहास जब पूछेगा कि लाखों नौकरियां आपके पास थी और लाखों बेरोजगार युवा जो है कुंठाग्रस्त था उत्तर प्रदेश में, अभी कहा कि 1 लाख आप इस चीज को देखिए, और हर चीज के, हर नियुक्ति पर, हर बात पर हाईकोर्ट अब कहीं ना कहीं उस चीज को कर दे रहा है, पारदर्शिता का अभाव। तो ये जो खनन का मामला है, कानून व्यवस्था का, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं पारदर्शिता का अभाव है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। अब यहां पर स्थितियां ये आ रही हैं कि ये सब लोग रेवड़ियां अपने अपने को देने की बात कर रहे हैं, जनता को तो देने की कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे अभी आप ही ने कहा कि पट्टे किस किस के नाम है, पट्टे किस किस के नाम होने चाहिए, जरा इसकी भी तो एक लिस्ट निकालिए। निषादों के नाम होने चाहिए पट्टे उन जातियों के नाम होने चाहिए जो क्या नाम जलीय जीवन से नदी किनारे रहती हैं, उन जातियों के नाम होने चाहिए जो असलियत में गरीब है, कुशवाहा है, काछी है। लेकिन पंटी चड्ढा कौन सी नदी के किनारे रहते हैं, जरा इस चीज को देख लिया जाए। श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी तो क्या नाम प्रजापति तो है, मैं उस बात से नहीं, लेकिन और बाकी कितने प्रजापतियों को पट्टे हैं उनके पास में? आप इस चीज को देखिए, मौर्यों के नाम पट्टे होने चाहिए। अगर ये सब पट्टे इन सारी जातियों के नाम पर हो रामेन जी, तो सच्चाई है कि इन जातियों को दलित जातियों में लाने का आडंबर वर्तमान सरकार को न करना चाहिए। ये लोग तो विपक्ष के लोग हैं, आप पर प्रहार करेंगे, ये तो माना जाता है। कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ जी भाई, तो इनके पास चिल्लाने के अलावा और क्या है? मतलब लेकिन हम आपको प्रणाम करते हैं कि सरकार को सेव कर रहे हो। अच्छा, गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जितने आरोप लगे तो मुख्यमंत्री जी हटाने से कतरा क्यों रहे हैं? हटा देना चाहिए, सरकार को छवि साफ कर सकते थे। आप दृष्टांत देखिए, तमाम ऐसे मिनिस्टर्स पे आरोप लगते हैं जिनको अगर तत्कालिक रूप से कोई निर्णय लेते आप हटाने का, शाहजहांपुर का कांड देख लीजिए, राममूर्ति वर्मा जी को हटाने के आरोप लगते रहे, बाद में क्या हुआ वो आपने भी देखा कि क्या निकल करके सामने आया। ऐसे तमाम इस तरह के देखिए, सत्ता पक्ष पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। मैं अध्यक्ष जी को शुरू में कह रहा था कि कर्नाटक में भी रेड्डी बंधुओं पे आरोप लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? उमा भारती जी पे आरोप लग रहे थे, येदियुरप्पा भी, उमा भारती पे नहीं, सुषमा स्वराज जी पे। तो आरोप लगना तो सत्ता पर लगेगा ही लगेगा। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें अगर कोई कुछ नहीं कर रहा हो तब भी आरोप। राजनीति में आरोप के बदले आरोप चलता है। हाँ, आरोप नहीं, आरोप के बदले आरोप नहीं है, लेकिन अगर जो है सही आरोप है तो उसका सही आरोपों को आपको परीक्षण करना पड़ता है। परीक्षण करने के बाद जो यथोचित कार्रवाई है वो सरकार करती है। तो हम सिर्फ ये एश्योरेंस देते हैं दूरदर्शन पर कि सरकार गंभीर है, और जो भी MOEF के जो भी नियम कानून है या NGT के जो नियम कानून है या पर्यावरण संबंधी जितने भी कानून है उनका सरकार पालन करती है, और अवैध खनन जहां भी संज्ञान में आता है उसमें सरकार कार्रवाई करती है। संजय जी, हम आपके पास आ रहे हैं, ये लोग तो टाल मटोल करके बात आप तक ले आते हैं। मंत्री जी वही कर रहे हैं जो नेताजी चाहते हैं, ये कहा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई? 100% सच है ये, अगर उनकी पार्टी के लोगों की बात माने और जो हालात है उनकी बात माने। मैं बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। ये बात मुकेश जी की बिल्कुल सहमत हूं मैं कि मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कि गायत्री प्रजापति इस तरह के कारनामों को अंजाम दे। लेकिन पार्टी के जो मेरे विश्वस्त सूत्र हैं वो बताते हैं कि गायत्री जी सपा मुखिया के काफी करीबी हो गए हैं, और उन्हें विश्वास दिलाया है कि जो पिछड़ी जातियों का प्रयोग है, खासतौर से बिहार में आया है, अति पिछड़ी जातियों को जोड़कर वो एक बड़ा गठबंधन बना सकते हैं। गायत्री प्रजापति जी इस खेल के उस्ताद हैं, माहिर माने जाते हैं कि जो उनके खिलाफ बोले या तो उसको वो एडजस्ट कर ले, समझा दें, प्यार से समझा दें, पैसे से समझा दें, वरना उसको धमका दें। तो पैसे से समझाने वाली रणनीति शायद उन्होंने नेताजी को अच्छे से समझा दी है, और इसलिए यही कारण है कि जब नेताजी का वरदस्त है तो शायद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं झिझकते हैं। उनके पिता हैं, पार्टी के मुखिया हैं, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, और इस गंभीर स्थिति का आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं कि अकेला मंत्री उनकी सरकार को किस तरह बदनाम कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि प्रदेश का वो पहला मंत्री ऐसा होगा
जो एक बड़े रूप में कुछ दिनों बाद हमारे सामने आएगा। मेरे बहुत विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि गायत्री प्रजापति के कुछ लोग अब एक एयरलाइंस खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो कम से कम एक अच्छा निवेश करते हुए हमको मिनिस्टर दिखाई देगा कि जो अपना काला पैसा विदेश भेजते भेजते दुखी हो चुका है, तो कम से कम वो एक नई एयरलाइंस खरीदने की कल्पना कर रहा है। तो आप देखिए कि इतने संजय जी जो बता रहे हैं ये तथ्य इनके अपने हैं जी, बिल्कुल। और इन्होंने बड़ा काम किया है। अनवरत इनका अखबार जो है वो इस पर खबरें प्रकाशित करता रहा। खुद ही बता रहे हैं कि इनके ऊपर मंत्री जी की कितनी कृपा हाकर वाकर कोई ठीक ठाक किया है। लेकिन आप गंभीर बात कर रहे हो, हम लोगों को भी थोड़ा सचेत रह के रहना चाहिए। रामेंद्र जी बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। अध्यक्ष जी हम आप ही के पास आ रहे। अध्यक्ष जी जब आपकी सरकार अगर आती है तो ऐसे मंत्री और उन अधिकारियों का जो गठजोड़ जो सिंडिकेट काम कर रहा है, क्या इनके खिलाफ जनता को आप इसे और कर सकते हो कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे? मैं 2-3 कानूनों का जिनका उल्लंघन हो रहा है उसकी चर्चा करने के बाद आपकी बात को जी पूरी बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे रखा कि वन्य जीव विहार के 10 किलोमीटर के भीतर कोई खनन न किया जाए। क्या माननीय मुख्यमंत्री को ये नहीं दिखता कि सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी वन्य जीव विहार से 2.1 किलोमीटर दूर पर लगातार खनन जारी है? बिल्कुल। 27 फरवरी 2012 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी खनिज संपदा के खनन से पूर्व भारत सरकार के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया था। क्या जो कुछ खनन हो रहा है उसमें भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन पर्यावरण मंत्रालय का अनापत्ति है क्या? सोनभद्र में 90% खदानें बिना भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनापत्ति के चल रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1/10/2012 को अपने फैसले में ये आरोप फैसला दिया था कि बिना पर्यावरण विभाग की सहमति की कोई किसी प्रकार का खनन नहीं होगा और 5 हेक्टेयर से नीचे की बालू मोरंग की खदानों के लिए उन्होंने स्पष्ट इस बात में आदेश किया था। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी वन भूमि को किसी प्रोजेक्ट या व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। मैं केवल उत्तर प्रदेश सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब वन विभाग से पर्यावरण विभाग से अनुमति लेनी जरूरी है, तब एक तरफ तो इतना अवैध खनन चल रहा है और जिन नदी के किनारे रहने वाली निषाद आदि जिन जातियों का अधिकार, जो माननीय कल्याण सिंह जी ने 22 जातियों को नदी के खनन का अधिकार, हाथ से खनन का अधिकार दिया था, उनका जीवन यापन होता था उससे, वो तो तुमने रोक दिया और पैसे वालों को और मशीन से खनन करने वालों को सरकार संरक्षण दे रही है। और दूसरी ओर भट्टे, उत्तर प्रदेश में भट्टा भी एक उद्योग है। बिल्कुल। गरीब मजदूर आकर उसमें काम करता है, भट्टों में लोगों की पूंजी भी लगी होती है। भट्टा हमारे विकास के लिए उपयोगी है और भट्टों को बंद करने की स्थिति आ गई, खनन के नाम पर उनको भी अनुमति नहीं मिल रही है। तो मेरा कुल मिलाकर इतना कहना है, निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूं, सरकार जिसकी भी हो, जिसकी भी आए जी, लोक कल्याणकारी सरकार कहलाती है। लोक कल्याणकारी सरकार का एक काम है कि जिस जनता की वोट से चुन के आए उसके लिए आवश्यक जाति धर्म पंथ पूजा पद्धति के भेदभाव के बिना सबकी सेवा करे, सबके लिए काम करे। खनन अगर होता है या इस प्रकार की अन्य कोई अवैधानिक गतिविधियां होती है, अगर वो किसी सरकार के कार्यकाल में चलती है तो वो लोक कल्याणकारी सरकार नहीं हो सकती, वो केवल लक्ष्मीपतियों की कल्याणकारी सरकार हो सकती है। हमारा सवाल आपसे था कि जिला अधिकारियों ने एनओसी जारी की है और उनसे टैक्स राजस्व नहीं वसूला गया, लगभग 250 करोड़ रुपया ऐसा पड़ा हुआ। तो ये जो सिंडिकेट बनना, जब आप मान लेते सत्ता में आ सकते हो, संभावनाएं हो सकती है कि आज सत्ता में रहो कल, तो क्या ये जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जिन मंत्रियों की चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसे ही खुले घूमेंगे या जेल वेल में? निश्चित तौर पर जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो बसपा सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा तो था है जी। सरकार 3.5 साल हो गए, लोकायुक्त की 24 सिफारिशें पंचम तल में है, बसपा के सरकार के मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मायावती जी ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मुलायम सिंह जी को और सिंह को जेल भेज दूंगी, उन्होंने भी नहीं भेजा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो कानून की परिधि के अंतर्गत कार्रवाई करके न्यायालयों के आदेश के अंतर्गत इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई इस प्रकार का कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। बिल्कुल। अधिकतर जितने मामले हैं खनन के वो केंद्र के पाले में जाते हैं सुरेंद्र जी, केंद्र सरकार को भी कार्रवाई करने का अधिकार है। अध्यक्ष जी यहाँ तो आश्वासन दे रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई क्या वो काफी है?
देखिए फिर वहीं पे बात आ जाती है कि जब आदमी की इच्छा शक्ति हो, या फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार सीधे सीधे, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे इनकी रही हो, आरोप प्रत्यारोप लगा देना तो बहुत आसान है। जब भारतीय जनता पार्टी को अन्य विद्वान नेता बैठते थे तो हर चीज में कांग्रेस को घसीट देते थे, लेकिन हम इस तरीके की बात नहीं करते हैं। कांग्रेस नहीं ऐसी कहते थे। नहीं, कांग्रेस ने तो अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। आज की डेट में कनिमोझी भी, ए राजा भी किसकी सरकार में अंदर गए हैं अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो। लेकिन केंद्र सरकार के हक में, केंद्र सरकार की हदों में, सीमाओं में जो चीजें हैं वो केंद्र सरकार कर सकती है। बाकी इंप्लीमेंटेशन करने का अधिकार तो राज्य सरकारों को है इस फेडरल स्ट्रक्चर में। तो यहां पर मुख्य रूप से कानून का पालन हो, निश्चित हो, कानूनी रूप से चीजें चली, कानूनी रूप से तो ये राज्य सरकार ही करेगी। अब जैसे अभी मुकेश जी ने वेदांता का नाम लिया, सरकार वहां पर उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब की, एनओसी नहीं देने का काम अगर जयराम रमेश ने किया, एनओसी नहीं दी तो साहब देश के विकास को रोकने में बाधक हो गए, इस तरीके का आरोप लगाए गए। और एनओसी अगर दे दी तो कहन वेदांता पूरा लूट करके ले गया। सच्चाई यह है कि वेदांता न लूटे, इस काम को सुनिश्चित करना उड़ीसा सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कर्नाटक सरकार का काम है। और एनओसी देना न देना, चाहे वो कोयले की हो, चाहे वो खनिज की हो, चाहे और अन्य किसी संपदा की हो, वो देना केंद्र का काम है। केंद्र को अपना काम करना चाहिए और राज्य को अपना काम करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, ये चर्चा कानूनी रूप से चले तो हम केंद्र की बात करें, अभी तो ये चर्चा नहीं चल रही। ये चल रहा है कि यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है ना। मैं एक माफी चाहता हूँ, एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले कई सालों से अनुभव देखा है, केंद्र को जब जब ऐसी कोई बात मिलती है तो वो राज्य सरकारों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो ना करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है उन पे अपने समर्थन लेने को। यादव सिंह के छापा पड़ा और एक तथाकथित एक डायरी मिली, सबको पता है डायरी पढ़ी, उस डायरी में लगभग सभी पार्टियों के नेताओं के नाम थे। उस डायरी को सार्वजनिक करने में कौन सा नियम का वादे का पालन करना था? अगर यादव सिंह की डायरी दस्तावेज सामने आ जाते तो ये देश संजय जी, इस पर फिर किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे। हम मुकेश जी के पास जाते। मुकेश जी, अगली पीढ़ी को हम क्या नदियां पहाड़ छोड़ के जाएंगे? ये सरकार की तरफ से आप एश्योर कर सकते हो कि नहीं ये सुरक्षित रहेंगे? देखिए, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस नहीं हो प्रदेश में या देश में, इसके लिए सभी सरकारों को प्रयत्न करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। सबको एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि हम पर्यावरण के प्रति गंभीर रहेंगे और संजीदे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का भी कैंपेन सबको याद होगा, गो ग्रीन का इतना बड़ा कैंपेन, लार्ज स्केल पर गो ग्रीन का कैंपेन मुख्यमंत्री जी ने चलाया था। तो वो जलपुर जी के साथ उनकी यात्रा हुई थी, वो एक दृष्टांत है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। और मैं एश्योर भी करता हूं कि हम सबको मिलकर करके पर्यावरणीय संतुलन के लिए सबको गंभीरता से काम करना चाहिए, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। संजय जी, क्या आप जो एश्योर तो कर रहे हैं, मुकेश जी भी कह रहे हैं कि नहीं होगा, काम करेंगे, लेकिन हालात क्या है? क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? नदियां पहाड़ ये सब हम खत्म करके जाएंगे? अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा है कि 2030 तक तमाम नदियां विलुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल रामीन जी, सबसे गंभीर सवाल यही है कि जो छोटी छोटी नदियां हैं, चंबल के इलाकों की नदियां हैं, जो पूर्वांचल की नदियां हैं, वो धीरे धीरे अपना आकार खो रही हैं। उनकी गंदगी, उनका पॉल्यूशन, उनका खनन नदियों विलुप्त होने के कारण है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 12 से ज्यादा ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। और ये बड़ा गंभीर खतरनाक संकेत है प्रकृति के लिए। और बहुत अच्छा होगा कि सब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, जब प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे और हमारी संपदा बचेगी। तो सबको इसमें गंभीरता से काम करना चाहिए। अध्यक्ष जी, इन नदियों में जो आस्था थी वो अर्थ का केंद्र बन गई, क्या दोबारा आस्था की तरफ ला पाओगे इनको? निश्चित तौर पर नदियां जीवनदायिनी हैं और उनमें से कुछ नदियां आस्था के अनुसार मोक्षदायिनी है जी। और इन नदियों को बचाने का और इसको जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी बनी रहे जी, शुद्ध हो, निर्मल हो, अविरल हो, निश्चित तौर पर यह विषय राजनीति से ऊपर उठकर विषय है। सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और ये बचेंगी तो निश्चित तौर पर जो आपकी चिंता है कि भविष्य में नदी और पहाड़ क्या हम अगली पीढ़ी को देंगे, उस तरफ देश और प्रदेश बढ़ सकेगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, निर्माण के जो हालात हैं, ठीक है, हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं कि बालू, मोरंग, तमाम निर्माण की जिस तेजी की बात कर रहे हैं उसमें क्या ये चीजें रुक पाएंगी?
हम समापन की तरफ आगे बढ़े। हम चाह रहे हैं कि देखिए रामेन जी, अगर आप फिर राजनीति से हटकर समाज नीति की तरफ बात करें तो आज की डेट में हर चीज में जो लालच की पराकाष्ठा है उस पराकाष्ठा का परिणाम आ रहा है। एक बड़ा पुराना सा होता है ना कि हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, और किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही, और दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में जितने फ्लैट्स बने हुए हैं और आज के रेट में अगर वो बिके तो अगले 7 साल के फ्लैट नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में उपलब्ध हैं। लेकिन लोगों का लालच, जो काले धन का एक बहुत बड़ा खपाने का जो स्रोत है वो सिर्फ ये क्या नाम बिल्डिंग इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री में इस तरीके से जो स्रोत है जिसमें पॉलिटिशियन का भी, बड़े कॉरपोरेट्स का भी, बड़े आपके ब्यूरोक्रेट्स का भी, तो इन लोगों में से कोई आदमी नहीं चाहता कि ये अवैध काला कारोबार खनन का रुके, क्योंकि ये रुकेगा तो इनका काला धन छुपाने का, खपाने का एक स्रोत खत्म होगा। तो मैं तो केंद्र सरकार से दरखास्त करता हूं कि इस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारा प्रॉपर्टी क्या नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरीके से अगर हम नेशनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज की तरफ बढ़े, जहां पर की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल न बिके, प्रॉपर्टी एक्सचेंज की तरफ बिकने लगे, एक्सचेंज से बिकने लगे, तो सारे काले धन का स्रोत अगर एक बार खत्म हो जाए तो मैं आपको बता दूं इन सारी चीजों में अपने आप रोक लग जाएगी, जब लाभान्वित होने का कोई जगह ही नहीं दिखेगी उनको। तो मुकेश जी आपके पास आते हैं, हमको बहुत घबराहट होने लगती है। क्या चुनाव रेत के सहारे होगा ये विधानसभा वाला? नहीं, रेत के सहारे क्यों चुनाव होगा? कोई भी चुनाव किसी कमोडिटी के सहारे नहीं होता है। चुनाव जो भी होते हैं वो आपने जो कार्य किए होते हैं 4 साल में, 5 साल में, जितने दिन आपकी सरकार रहती है उसका मूल्यांकन जनता करती है। चुनाव का आधार वही होता है, हमेशा आपके कार्यों का मूल्यांकन होता है। और रही बात, अध्यक्ष जी अभी कुछ देर पहले भट्टे उद्योग की बात कर रहे थे, देखिए हर जगह कानून में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कंप्लायंस भी नहीं हो पाता है। भट्टा उद्योग है, फ्लाई ऐश का वहां पर प्रकरण है कि फ्लाई ऐश को यूज करना चाहिए। रही बात, सुरेंद्र राजपूत जी भी कह रहे थे, इनके यहाँ भी देखिए कांग्रेस की सरकार वहां उत्तराखंड में, वहां तो एक स्वामी जी ने इस इलीगल माइनिंग के खिलाफ भूख हड़ताल कर करके और उन्होंने जान दे दी हॉस्पिटल में जाकर करके। तो ऐसा नहीं, ये सब जगह पर गंभीर प्रकरण हर स्टेट में है, हर सरकार इनसे जूझ रही है। हम सब जितनी भी सरकारें, चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, स्टेट की हो, सेंटर की हो, सबको मिलकर करके इस अवैध खनन जैसे गंभीर प्रकरण पर जो है इसको रोकना चाहिए और इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। संजय जी, आखिरी में सहमति बनती तो दिख रही है हमको कि रोकेंगे लोग, कह तो यही रहे, लेकिन ये जो प्रदेश सरकार के समानांतर एक सरकार चल रही पूरा सिंडिकेट का, क्या आपको लगता है रुक पाएगा? इलेक्शन से 6 महीने पहले रुकेगा। और आपने जो बात कही थी कि रेत पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो रेत पे चुनाव भले लड़ा जाए, लेकिन लक्ष्मीकांत जी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो रेत एक बड़ा चुनावी मुद्दा मुझे उत्तर प्रदेश में बनता लग रहा है। इसीलिए कर रहे रेत एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। और 6 महीने पहले मुझे लगता है रोकने की कवायद शुरू होगी, क्योंकि चुनाव सिर पर होंगे। और कभी भी शुरू हो, ये शुरू जो होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लखनऊ में गोमती भी अब इस कदम से बच नहीं रही है। तो हमारे कहने का उद्देश्य यही था कि रेत का उद्देश्य, एक तो विपक्ष रेत को मुद्दा बना रहा है और सत्ता पक्ष रेत से तमाम चीजें निकाल के सरकार के साथ आ रहा। अधिकारी कहते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं, किसी से आप बात करिए, अध्यक्ष कहता हमारे संज्ञान में नहीं, जितने संज्ञान में उन पर हमने कार्रवाई की। ये अधिकारी जी बिल्ली को आता देखकर कबूतर आंख मूंद कर बैठे की स्थिति में उड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनको मैं दूर क्यों जाते हैं, 29/10 को व्यक्तिगत मिलकर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रत्येक विभाग, 7 विभाग के सचिव को मिलकर पूरा राइटअप देकर आया है। उसके बाद भी अभी तक कोई उत्तर नहीं उनके यहां से। मैं इस बात को जहां से प्रारंभ किया था वहीं समाप्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में खनन और शराब माफिया महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। हम राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों को इसमें से बचना होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा घातक होगा इस प्रदेश की जनता के लिए, जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और खनन और शराब माफिया इस प्रदेश की राजनीति में ना हावी हो, इसके प्रयास हमको करने चाहिए और इस शुभकामना के साथ हमको अगले चुनाव में चलना चाहिए। बिल्कुल, अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये जो प्रदेश में माफिया तंत्र हावी हुआ, चाहे सिंडिकेट जिसका हो, वो सरकारों पर भारी पड़ता है। मुकेश जी, मैं बीच में छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ। ये जो अध्यक्ष जी बात कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि मतलब ये, मैं भी अध्यक्ष जी को प्रारंभ की तरफ ले जाना चाहता हूं कि अगर अधिकारी अक्षम है, अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी है,
कर्नाटक में लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए आदमी ने, संतोष हेगड़े जी ने ये कह के इस्तीफा दे दिया था कि हम इसको रोकने में जी आप कुछ भी कहोगे ये तुरंत कर्नाटका चले जाएंगे उत्तर प्रदेश। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी ने इस्तीफा दे दिया। माननीय मैं मुकेश जी से एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा तुलना करो अच्छे से। नहीं मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं तो आपका करा रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ से तुलना करके आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी ने इस्तीफा दे दिया। ये बात मैं कहना चाहता जी हूँ। कह रहे हैं कि हम तुलना नहीं करें, हम तो आकर्षण करा रहा हूँ। रामेन जी से एक बात कहूं मैं आपसे, आप बात कहिए। अगर मैं आपको बड़ी स्पष्ट कहूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अगले चुनाव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं रेत पर चुनाव होगा। सच्चाई ये है कि अगला चुनाव खेत पर होना चाहिए, किसान पर होना चाहिए, गरीब पर होना चाहिए, मजदूर पर होना चाहिए, रेत पर चुनाव होना चाहिए। खनन और शराब माफिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि डीडी न्यूज यूपी को आपने समय दिया, एक महत्वपूर्ण चर्चा की। संजय जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप लिख रहे हो, मुकेश जी सरकार को सेव कर रहे हैं, कम से कम ये लोग कुछ काम तो कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, रेत की बात इसलिए हमने की कि रेत पर चुनाव हो सकते हैं, अच्छा हो कि खेत पर चुनाव हो, और सरकारें इस जो भी डिबेट हो रही, जो भी चर्चा हो रही, ये विरोध के लिए नहीं है, इसको गंभीरता से लें और ये जो सारी घटनाएं चल रही इन पर रोक लगाएं। इसी के साथ चर्चा को देते हैं विराम। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।